मेरा नाम रोलैंड है और मुझे किसी सुनसान खतरनाक सीमांत शहर में एक कुलीन राजकुमार के शरीर में पुनर्जन्म मिला। एक बूढ़ा आदमी मुझे लेने आया था, लेकिन उसके दरवाजा खटखटाने से पहले ही उसकी टक्कर उस नौकरानी से हो गई जिसने अभी अभी मेरी सेवा की थी। उसने उसे बताया कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन उसकी आंखें कुछ बिल्कुल अलग कह रही थी। वो चंचल, घबराई हुई नजर, किसी ऐसे व्यक्ति की जो बेताबी से कुछ छिपा रहा हो। बूढ़ा आदमी अंदर गया और उसे मुझे बेहोश पड़ा हुआ मिला। फर्श पर एक वाइन का गिलास उल्टा पड़ा था। उसे अभी तक यह नहीं पता था, लेकिन उसी क्षण राजकुमार पहले ही मर चुका था और तभी मैंने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। मैं ये समझने की कोशिश करते हुए जागा कि आखिर चल क्या रहा है। बूढ़े आदमी ने तुरंत मुझे उठने का आदेश दिया। एक डायन थी जिसे फांसी दी जानी थी और वो आदेश मुझे देना था। इसी बीच बाहर मैं भीड़ को पूरी तरह पागल होते हुए सुन सकता था। एक युवा महिला पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, जबकि सभी चिल्ला रहे थे, डायन, डायन को मारो। ओह, कुलीनों के पास बालकनी में फ्रंट रॉ सीट्स थी। वे वाइन पी रहे थे जैसे उन्होंने किसी शो के लिए वीआईपी एक्सेस खरीदा हो। तभी मुझे असली बात का एहसास हुआ। मुझे एक राजकुमार के रूप में पुनर्जन्म मिला था। मैंने शांत बने रहने का नाटक किया, कमरे में घूमा और फर्श पर जहर वाला वाइन गिलास देखा। किसी ने इस शरीर के असली मालिक की हत्या कर दी थी। जब मैं आखिरकार बाहर निकला, यार, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं अभी भी पूरा विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ। पूरी भीड़ मुझ पर चिल्ला रही थी कि मैं डायन की फांसी को मंजूरी दूं। भीड़ के बीच में मैंने उसी नौकरानी को देखा जो पहले वहां थी। वो शुद्ध झटके में घूर रही थी क्योंकि राजकुमार अभी भी जीवित था। क्योंकि मैं अभी भी जीवित था, मैंने उस तथाकथित डायन को देखा और महसूस किया कि वो सिर्फ एक युवा महिला थी। पूरी चीज मुझे बिल्कुल पागलपन लग रही थी, लेकिन चूंकि मुझे राजकुमार बनने का नाटक जारी रखना था, मैंने ट्रायल में देरी करने का आह्वान किया। शाही नाइट ने तुरंत मुझे रोक दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार जब डायन की पहचान हो जाती है तो उसे तुरंत निष्पादित किया जाना चाहिए, वरना वह हमारे पास और डायनों को आकर्षित करेगी। तो मैंने पीछे मुड़कर कहा, और यह अच्छी बात क्यों नहीं होगी? अगर ज्यादा डायनें आती हैं तो हम उन्हें एक साथ पकड़ लेंगे। वो बस स्तब्ध रह गया और बस ऐसे ही ट्रायल स्थगित कर दिया गया। बाद में मैं मेंशन वापस जाने वाली गाड़ी में सवार था और बिना इसे महसूस किए मैं उसी व्यक्ति के बिल्कुल बगल में बैठा था जिसने मुझे जहर दिया था, जो अभी भी एक खाने रहित छोटी नौकरानी की भूमिका निभा रही थी। एक बार जब हम पहुंचे तो मैं अपने कमरे में गया और सब कुछ संभालने लगा। मैं एक मजाकिया राजकुमार के शरीर में फंस गया था। न कोई सम्मान, न कोई असली इलाका, किसी उदास, अंधेरी, पिछड़े हुए संसार में। मैंने सोचा, यहाँ मैं आखिर करूँ क्या? फिर मैंने आईने में देखा और एहसास हुआ, ठीक है, कम से कम लड़का दिखने में काफी हैंडसम था। मैंने फैसला किया कि मैं इस स्थिति का पूरा फायदा उठाऊंगा। बाद में रात्रिभोज के दौरान शाही सलाहकार आए और सीधे मुद्दे पर आए। मैंने डायन के निष्पादन का आदेश क्यों नहीं दिया? यह ऐसा मामला नहीं था जिसे नजरअंदाज किया जा सके। मैंने लापरवाही से पूछा कि डायन को निष्पादित करना इतनी बड़ी बात क्यों है। उन्होंने बताया कि लोगों ने पश्चिमी जंगल में और अधिक कथित डायनों को देखा है और उन्होंने एक प्रतीक पाया है, विचेस कोऑपरेटिव एसोसिएशन का प्रतीक चिन्ह। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वह क्या है, इसलिए मैंने पूछा। सलाहकार ने समझाया, डायनें पहले अकेले काम करती थी, लेकिन इस एसोसिएशन ने उन्हें एक मिशन के तहत एकजुट करना चाहा, कुछ ढूंढना जिसे पवित्र पर्वत कहा जाता है। वो एकमात्र स्थान जहां डायनें शाश्वत शांति पा सकती है। इसी कारण एसोसिएशन लगातार भर्ती कर रहा था। मैंने पूरी तरह शांत स्वर में पूछा, क्या आपको डर है कि वे पता लगा लेंगी कि डायन अभी भी जीवित है और उसे छुड़ाने आएंगी? वे घबरा गए और इसकी पुष्टि की, इस बात पर जोर देते हुए कि डायन को तुरंत निष्पादित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार जब कोई डायन की शक्ति को जागृत करता है तो वह शक्ति भयानक होती है। और उस शब्द शक्ति ने मेरी आंखों में चमक ला दी। सलाहकार ने समझाया कि कुछ दिन पहले उत्तरी रिज की खदान ढह गई थी और डायन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक आदमी को मोमबत्ती की तरह पिघलने तक जला दिया था और वो फर्श पर फैल गया था। ये सुनने के बाद मुझे उस डायन को अपनी आंखों से देखना था। बूढ़ा आदमी पूरी तरह से घबरा गया। मैंने ये भी पूछा कि उसे आमतौर की तरह चिता पर क्यों नहीं जलाया जा रहा है। सलाहकार ने गंभीरता से उत्तर दिया, क्योंकि वो आग से नहीं डरती। आधुनिक दुनिया से आने वाले के रूप में मुझे ये सब सीधा साधा फैंटेसी बकवास लगा। मैं डायन को अपनी आंखों से देखने के लिए DUNGUN की ओर बढ़ा। नाइट ने मुझे वापस लौटने की भीख मांगी, ये कहते हुए कि वो वहां मेरी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। मैंने उसे देखा और कहा, अगर आप कभी बुराई का सामना नहीं करेंगे तो आप उसे हराने कैसे पाएंगे? उसने इससे सहमति जताई, लेकिन फिर भी विरोध किया। इंसान जो कर सकता है उसकी सीमाएं होती हैं। लापरवाही साहस नहीं है। फिर भी इस बात पर यकीन करते हुए कि डायन सिर्फ एक गलतफहमी वाली महिला है, मैंने उसे देखा और पूछा, तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें सबसे कमजोर द्विशों के खिलाफ न्याय करना चाहिए और मजबूत वंश को अनदेखा करना चाहिए? उसने माफी मांगी, संयम बनाए रखा और हम दोनों आगे बढ़े। जब मैं आखिरकार डायन की सेल तक पहुंचा तो मैं दंग रह गया। महिला बेहद खूबसूरत थी, गहरी नीली आंखें जिनमें बिल्कुल भी दुर्भावना नहीं थी, केवल एक अडिग दृढ़ता थी। भले ही वो जंजीरों में जकड़ी हुई थी, नाइट तुरंत रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। मैंने अपना परिचय दिया और उसका नाम पूछा। एक कमजोर आवाज में उसने उत्तर दिया, एना। मैंने उसे सब कुछ बताने के लिए कहा। एना अनिच्छुक और स्पष्ट रूप से टूटी हुई ने समझाया। जब खदान ढही तो उसके पिता, एक खनिक, का पैर अंदर फंस गया। वो उनकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन एक अन्य खनिक ने अराजकता का फायदा उठाया और उसके पिता द्वारा बचाए गए पैसे चुरा लिए। कड़ी मेहनत की एक जीवन भर की कमाई गायब। उसके पिता फंसे होने और बुरी तरह घायल होने के बावजूद अपनी पूरी ताकत से लड़े। जब एना पहुंची तो उसने चोर को अपनी कुल्हाड़ी उठाते हुए देखा जो उसके पिता के सिर पर वार करने वाला था, और एक पल भी नहीं सोचा, उसने उसे मार डाला। मैंने पूछा कि वो पकड़ी कैसे गई।
सलाहकार ने उसके लिए उत्तर दिया और जवाब ने मुझे पेट में मुक्की मारी जैसा लगा। एना को उसके अपने पिता ने सौंपा था। हाँ, उसके पिता ने उसे 25 स्वर्ण मुद्रों के इनाम के लिए सौंप दिया, जो उसके बाकी जीवन को आराम से जीने के लिए काफी थे। मैंने सीधे एना की आंखों में देखा और पूछा, जिस आदमी को उसने मारा वो उससे उम्र में बड़ा और शारीरिक रूप से मजबूत था। उसने ये कैसे किया? एना ने शांति से उत्तर दिया, उसे शैतान की शक्ति कहा जाता है। फिर भी संदेह करते हुए मैंने उसे दिखाने के लिए कहा। सब लोग पूरी तरह से घबरा गए। डायन उस कमरे के हर एक व्यक्ति को किसी भी क्षण मार सकती थी। यहाँ तक कि एना ने भी, यह महसूस करते हुए कि यह पहली बार था जब मैं वास्तव में आमने सामने एक डायन से मिल रहा था, मुझे चेतावनी दी, आपकी जिज्ञासा एक दिन आपकी जान ले लेगी। मैंने उसे देखा और जवाब दिया, अगर आप वास्तव में एक राक्षस हैं, तो मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ जिसके पीछे आप जाएंगी। यह आपके पिता होने चाहिए। उन शब्दों ने उसे मालगाड़ी की टक्कर की तरह प्रभावित किया। मैंने एना के आंसू गिरते हुए देखे। अपने ही पिता द्वारा धोखा दिए जाने का दर्द एक अलग प्रकार का होता है। मैंने करीब जाकर उसकी आंखों में देखा। क्या आप दया के पात्र हैं या अभिनय के अविश्वसनीय उपहार वाली एक राक्षसी? फिर भले ही नाइट मुझे शारीरिक रूप से रोकने की कोशिश कर रहा था, मैंने उस कॉलर को खींचकर उतार दिया जो एना की शक्ति को सील कर रहा था, जबकि सभी मुझे रोकने के लिए भागे और पूरी तरह से घबराहट में बाहर निकलने के लिए भागे। मैंने आखिरकार अपनी आंखों से देखा। उस महिला की कच्ची, अभिभूत करने वाली शक्ति लपटे सेल के माध्यम से फट पड़ी। नाइट ने मुझे भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन मैंने उसे रुकने के लिए कहा। और फिर मैंने देखा कि एना आग को नियंत्रित कर रही थी, इसे सेल की दीवारों के भीतर सीमित रख रही थी। मैंने उसे अपनी ओर आते हुए देखा। उसके कपड़े पूरी तरह से जल गए जब तक कि उसने लपटों को बुझा नहीं दिया, और उस शांत आवाज में मुझसे पूछा जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी, माय लॉर्ड, क्या आपकी जिज्ञासा संतुष्ट हुई? एना ने मुझे बताया कि अब जब मैंने इसे स्वयं देखा है तो मैं आगे बढ़कर उसे निष्पादित कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अपना क्लोक उतारा और उसे उसके ऊपर डाल दिया और बताया कि मैं उसे नहीं मारने वाला हूँ, बल्कि इसके विपरीत मैं उसे नौकरी पर रखना चाहता था। तो अगले दिन मैं अपने कमरे में अकेला बैठा एना की शक्तियों के बारे में सोच रहा था। अपने पिछले जीवन में मैं एक इंजीनियर था और मुझे थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से आती है। मुझे अच्छी तरह पता है कि बिना किसी परिणाम के गर्मी कभी ठंडे से गर्म की ओर प्रवाहित नहीं होती, कि एक अपरिवर्तनीय प्रतिक्रिया में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। और फिर मुझे एहसास हुआ, एना सीधे तौर पर उन सभी नियमों की अवहेलना करती है। वो बुकुलनो कुछ नहीं से गर्मी पैदा करती है, एंट्रोपी के बोझ को ऐसे टाल देती है जैसे वो अस्तित्व में ही न हो। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। डायनों की शक्ति पागलपन भरी और बेहद सुविधाजनक है। तभी मैंने बैरोव को कमरे में आते हुए सुना। मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा कि क्या उसने कार्य पूरा कर लिया है। बैरोव ने बिना हिचकिचाए पुष्टि की। डायन को दोपहर में फांसी दे दी गई थी और कैदी के सिर पर एक हुड था, ताकि कोई यह न समझ पाए कि वह वास्तव में कौन है। मैं संतुष्ट था। फिर मैंने बैरोव से सीमांत शहर के व्यापार, करों, स्थिर खर्चों, पिछले दशक की हर चीज की पूरी रिपोर्ट मांगी। मैंने शहर के उत्पादन क्षेत्रों का विस्तृत विवरण भी मांगा, कपड़ा, स्टील, सिरेमिक, सब कुछ। बैरोव, जो पुराने राजकुमार से निपटने का आदी था, जो शुरू से अंत तक एक पूर्ण बेकार और अनुपयोगी व्यक्ति था, ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने उससे चंद्रमा पर गणित की समस्या हल करने के लिए कहा हो, और सवाल किया कि मुझे उस सब की जरूरत क्यों है। मैंने उसे देखा और बात को सरल रखा। चिंता मत करो, बस वो लाओ जो मैंने मांगा है। बैरोव सहमत हो गया और स्पष्ट रूप से राहत महसूस करते हुए बताया कि मैं आखिरकार शाही डिक्री को गंभीरता से ले रहा हूँ। फिर मैं राज्य के नक्शे के पास गया और पूरी स्थिति की भू राजनीति का विश्लेषण करना शुरू किया। टिमोथी वेलेंसिया के आर्थिक केंद्र की देखरेख करता है। जेरल्ड कोल्डविंड क्रेस्ट पर सैन्य किले का कमान संभालता है। ग्रेसिया क्लियरवाटर के व्यापारिक बंदरगाह को नियंत्रित करती है। टिली सिल्वर सिटी के सांस्कृतिक केंद्र का प्रबंधन करती है। और मुझे पूरे राज्य के सबसे सुनसान, टूटे फूटे सीमांत शहर में फेंक दिया गया था। पूरी तस्वीर को समझते हुए मैंने बैरोव से ठंडे स्वर में पूछा, यहाँ मेरी असली संभावनाएं क्या है? बैरोव ने वास्तविकता बताई। चूंकि मैंने पिछले साल चीजों को भारी गड़बड़ कर दिया था और शहर को जी बेशंग बर्बाद कर दिया था, इसलिए यह आसान नहीं होने वाला था। स्थानीय कुलीन शून्य परिणामों के साथ जो कुछ भी चाहते थे वही कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि क्षेत्र में वास्तव में कौन निर्णय ले रहा है। बैरोव ने बिना एक पल गनवाए उत्तर दिया, शाही घर ऑफ फोर्ट्जा, विंबलडन्स। मैंने एक सूखी मुस्कान के साथ कहा, यह सिर्फ एक मुखौटा है। मैंने समझाया कि राज्य को वास्तव में जो चलाते हैं वे हैं होली सिटी, द हर्म्स। केवल पोप द्वारा ताज पहनाया गया व्यक्ति ही एक वैध राजा माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान शासन व्यवस्था धर्मतंत्र की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे भाई अपने क्षेत्रों को कितना भी मजबूत क्यों न बना लें। अंत में सब कुछ चर्च के पास जाता है। मैंने पूरे विश्वास के साथ बात समाप्त की। अगर मैं उस प्रणाली के बाहर पूरी तरह से एक राज्य बनाता हूँ तो सिंहासन मेरा होगा। फिर मैंने सीधे बैरोव की आंखों में देखा और स्पष्ट रूप से पूछा, आप शाही घर के वफादार रक्षक के रूप में क्या आप चर्च को शासन में नाक घुसाने से थक नहीं गए हैं? बैरोव सहमत हुआ, लेकिन विरोध किया।
चर्च की शक्ति लोगों में गहराई से जड़ जमाए हुए थी। हम इसके बारे में क्या ही कर सकते थे? मैंने शांति से उत्तर दिया। लोगों का चर्च के प्रति समर्थन उन झूठों से आता है जो ये बताता है। अगर हम साबित कर सके कि चर्च झूठ बोल रहा है तो लोग इसका समर्थन करना बंद कर देंगे। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका ये साबित करना है कि डायने शैतान का अवतार नहीं है। मैंने देखा कि बैरोव आखिरकार टुकड़ों को जोड़ रहा है। यही वो बात थी, यही असली कारण था कि मैंने एना को बचाया था। फिर मैंने बैरोव की आंखों में सीधे देखा और कहा, अगर मैं शाही डिक्री जीतता हूँ तो आपसे सहायक का खिताब छीना जा सकता है। शायद आप आगे बढ़ें और मेरे राजा के हाथ बन जाएं। और फिर गंभीरता से बैरोव ने कभी भी मेरे निर्णयों पर सवाल नहीं उठाया। मैंने बैरोव को कमरे से पूरी तरह हिलता डुलता जाते हुए देखा। नाइट असहज दिखते हुए ने बताया कि वो चिंतित है कि अन्य कुलीन ये पता लगा सकते हैं कि मैं एक डायन को शरण दे रहा हूँ, लेकिन बैरोव के दिमाग में बड़ी चीजें थी और उसने टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया। इसी बीच मुझे पता चला कि एना बगीचे में अकेली अपने विचारों में खोई हुई थी। उसने अभी अभी मेरे साथ समान शर्तों वाले कार्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। बैरोव ने उसे बताया कि उसे प्रति माह 1 स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। एना का मुंह खुला का खुला रह गया। यह उसके पिता द्वारा कड़ी मेहनत के पूरे वर्ष में कमाए गए पैसे से कहीं ज्यादा था। वो बस ये समझ नहीं पा रही थी कि मैं वास्तव में उससे क्या चाहता हूँ, क्योंकि उसके लिए एक डायन गंदी राक्षसी शैतान की संतान है। तभी मैं वहां आया और उसे उसके भ्रम से बाहर निकाला। मैंने माफी मांगी, ये स्वीकार करते हुए कि जो कुछ भी उसने झेला है उसके बाद उसे आराम करने के लिए कहीं ज्यादा समय की जरूरत थी। एना अभी भी कुछ भी समझे बिना ने पूछा कि मैंने उसे क्यों बचाया और उस अनुबंध के पीछे असली कारण क्या था। मैंने जेंटलमैन कार्ड खेलने का फैसला किया और उसे सैर के लिए आमंत्रित किया। जैसे जैसे हम चल रहे थे एना ने फिर से वही बात उठाई। उसने किसी को मारा था, उसे सजा मिलनी चाहिए थी, उसे मर जाना चाहिए था। मैंने शांति से समझाया कि उसने जो किया वो आत्मरक्षा थी, कुछ ऐसा जो उस स्थिति में कोई भी करता। लेकिन मेरे शब्द एना तक पहुंचने के करीब भी नहीं थे, जो दृढ़ रही, मैं शैतान का अवतार हूँ और इस पाप को मिटाया नहीं जा सकता। बिना जल्दबाजी के मैंने एक खट्टा फूल चुना और उसे उसकी ओर बढ़ाया। ये फूल अत्यधिक जहरीला है, मैंने कहा। मैंने देखा कि एना ने उसे तुरंत छोड़ दिया, चौंक गई। मैं मुस्कुराया, मैं झूठ बोल रहा था। मैंने समझाया, फूल वही फूल था, बदलाव एना की धारणा में आया था। और यह डायन की शक्तियों के साथ बिल्कुल वैसी ही बात थी। वे अच्छी या बुरी नहीं है, वे प्राकृतिक है। अशुद्धता के बारे में, शैतान के बारे में ये पूरी कहानी, ये सिर्फ राय है और राय बदली जा सकती है। एना ने आंसुओं में जवाब दिया कि मैं बहुत सरल सोच रहा हूँ कि शक्ति भयानक है, कि यह उसके करीब आने वाले हर किसी को मार देगी। यह महसूस करते हुए कि आगे धकेलने का कोई मतलब नहीं है, मैंने पूरी ईमानदारी से कहा, अगर आप मरना चाहती हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन ये जान लो मरने से कुछ ठीक नहीं होगा। आपके पिता अभी भी डायनों से नफरत करेंगे। आपने जो कुछ खोया है वो वापस नहीं आएगा। और फिर मैंने असली बात कही, आप एक अलग रास्ता चुन सकती हैं। मेरे साथ एक ऐसी दुनिया बनाए जहां डायने स्वतंत्र रह सके। मैंने देखा कि एना स्तब्ध हो गई। एक शांत आवाज में उसने स्वीकार किया, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मैं बस अध्ययन करने, पढ़ने, जोर से गाने के लिए स्वतंत्र होना चाहती हूँ। मैं बस जीना चाहती हूँ। और उसने चमकती आंखों से पूछा, क्या वो दिन वास्तव में आएगा? मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उत्तर दिया, हाँ, लेकिन केवल तभी जब हम मिलकर काम करेंगे। मैंने देखा कि एना उस हाथ को देख रही है और अपना चुनाव कर रही है। वो मेरी मदद करने वाली थी। तो मैंने एना को निर्देश दिया कि वह अपनी शक्तियों का अभ्यास तब तक करे जब तक कि वह उन पर पूरा नियंत्रण न प्राप्त कर ले। उसी रात मुझे पता चला कि एक रहस्यमयी महिला हत्यारे ने अन्य डायनों को मेरे कार्यों के बारे में एक संदेश भेजा था। अगले दिन दस्तावेजों को देखते हुए पूरी रात जागने के बाद मैंने पता लगाया कि सीमांत शहर एक खनन शहर था, जो कुलीन भ्रष्टाचार द्वारा पूरी तरह से दबा हुआ था और स्थिति को और खराब करने के लिए क्षेत्र में कृषि उत्पादन शून्य था। तो मैंने बैरोव से पूछा कि वे खाद्य आपूर्ति कैसे संभालते हैं। बैरोव ने समझाया, उनके द्वारा उत्पादित सभी अयस्क को लोगों किले के साथ भोजन के लिए व्यापार किया जाता था। सीमांत शहर को बेसिकली लोंगस की संपत्ति की तरह माना जाता था, जो श्रमिकों को खड़ा रखने के लिए मुश्किल से पर्याप्त राशन देते थे। बैरन बोरिस मेरे संभालने से पहले लोंगस की अंधाधुंध आज्ञाकारी था, कचरे के बदले हर जुई हुई बिट अयस्क सौंप देता था। मैंने बोरिस का जिक्र किया और बताया कि मैंने उस आदमी पर कभी भरोसा नहीं किया था। मुझे पता था कि उसका क्षेत्र लेने से मैंने खुद को एक घोषित दुश्मन बना लिया है। बैरोव ने पुष्टि की, बोरिस और अन्य कुलीनों के व्यक्तिगत हित लॉन किले से जुड़े हुए थे। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितना अयस्क उत्पादित किया जा रहा है। शहर को भेजा गया भोजन मुश्किल से लोगों को जीवित रखता था। मैंने वहीं तय किया, अब इसका अंत होता है। किले के साथ सभी व्यापार तुरंत बंद कर दो। मैंने योजना रखी, हम अयस्क वेलोसिटी को बेचेंगे और उनसे सीधे भोजन खरीदेंगे।
बैरोव चिंतित था कि विलो सिटी इतनी बड़ी मात्रा में अयस्क लेने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कभी उस पैमाने पर कोई सौदा नहीं किया था। लेकिन मैंने शांत और संयत होकर विरोध किया। हम बाजार मूल्य के आधे दाम पर बेचेंगे, ऐसे मार्जिन के साथ वे मना नहीं करेंगे। बैरोव भविष्य को लेकर चिंतित हो गया। आखिरकार हम अपना स्टॉकपाइल खत्म कर रहे होंगे। मैंने दीर्घकालिक दृष्टि के साथ समझाया, एक बार जब हम पर्याप्त संसाधन जमा कर लेंगे तो हम विस्तार करेंगे। सीमांत शहर उस नदी के स्रोत पर स्थित है जो पूरे राज्य को काटती है। पर्याप्त जहाजों के साथ हम पूरे राज्य में नौकायन कर सकते हैं और सभी के साथ व्यापार कर सकते हैं। रूबीवुड नदी सीमांत शहर की सिल्क रोड बन जाएगी। बैरोव भ्रमित होकर बोला कि शहर रेशम का उत्पादन नहीं करता है। मैं हंसा, यह एक रूपक है भाई। फिर बैरोव ने बम फोड़ा, अगर हमने ये किया तो किला सर्दियों के दौरान शहर के निवासियों को अपने अंदर नहीं लेगा। मुझे समझ नहीं आया कि हमें सर्दियों में किले की जरूरत क्यों पड़ेगी। बैरोव ने समझाया, सर्दियां राक्षस लाती हैं। ड्रैगनस्पाइन पर्वत के अंदर नरक के द्वार खुल जाते हैं और जानवरों को भ्रष्ट कर देते हैं, उन्हें रक्तपिपासु राक्षसी जानवरों में बदल देते हैं। वे झुंड में हमला करते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर डालते हैं। और चूंकि शहर की कोई दीवारें नहीं है, इसलिए हर साल निवासी लॉन्ग किले के अंदर महीनों तक शरण लेते हैं। ये बात मुझे गहरे तक प्रभावित कर गई। राक्षस की समस्या को हल किए बिना वहां खुद को स्थापित करना और व्यापार बनाना असंभव था। मैंने 2 गश्त कप्तानों और एक ऐसे आदमी को बुलाया जिसने दावा किया था कि उसने वास्तव में उन प्राणियों से लड़ाई की थी। एक कप्तान बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि वह मेरे एक राजकुमार के सामने खड़ा था, वह पूरी तरह से जम गया। उस बेचारे आदमी के मुंह से एक भी सुसंगत शब्द नहीं निकला। दूसरे कप्तान ने आगे बढ़कर समझाया, शरद ऋतु के अंत में गश्त टीम धुंधले जंगल पर बारीकी से नजर रखती थी। जब उन्हें राक्षसों के संकेत दिखाई देते तो वे संकेत आग जलाते और रूबीवुड नदी के माध्यम से नाव द्वारा किले की ओर भागते थे। मैंने पूछा कि क्या उन्हें नदी पर हमला किया जाता है। कप्तान ने समझाया कि धारा तेज थी और नदी बहुत गहरी थी। रिकॉर्ड किए गए इतिहास के वर्षों में एक भी राक्षसी जानवर कभी इसे पार नहीं कर पाया था। मैंने पूछा कि राक्षसी महीने कितने समय तक चलते हैं। कप्तान ने उत्तर दिया, 2 से 3 महीने। जब आसमान साफ होता है और बर्फ पिघलती है तब समाप्त होते हैं। लेकिन पिछले साल ये 4 महीने तक चला और बहुत से लोग मर गए। मुझे समझ नहीं आया, अगर वे किले के अंदर थे तो वे भूखे कैसे मरे। कप्तान ने समझाया, किला अयस्क की डिलीवरी के आधार पर भोजन बांटता था। सावधानीपूर्वक राशनिंग के साथ ये 3 महीने तक चलता था, लेकिन चौथे महीने तक अयस्क खत्म हो गया था। शहर में वापस जाकर और अधिक खनन करने का कोई रास्ता नहीं था और लोग किले के अंदर ही भूख से मर रहे थे। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई और आखिरकार लॉन्ग किले में शरण लेना कोई विकल्प नहीं था। शिकारी तब आगे बढ़ा और अपना परिचय दिया। उसने 2 जानवरों को मारा था, एक उत्परिवर्तित सुअर और एक उत्परिवर्तित भेड़िया। उसने समझाया कि जानवर भ्रष्ट जंगली जानवर थे। भ्रष्ट होने से पहले जानवर जितना शक्तिशाली होता, राक्षस उतना ही खतरनाक हो जाता। एक भेड़िया कहीं ज्यादा तेज हो गया। एक सुअर ने ऐसी त्वचा विकसित की जिसे क्रॉसबो बोल्ट भी नहीं भेद सकते थे। मैंने निष्कर्ष निकाला कि मजबूत और अधिक फुर्तीले होने के बावजूद वे अभी भी जानवर ही थे। शिकारी सहमत हुआ, लेकिन उसने मुझे चेतावनी दी कि संकर राक्षस मौजूद है। वे असली बुरे सपने थे। वे रूप बदल सकते थे, पंख उगा सकते थे और अपनी बढ़ी हुई घ्राण शक्ति के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप कहाँ छिपते हैं, वे आपको ढूंढ ही लेंगे। वे अपने शिकार को निगलने से पहले उसके साथ खेलते थे, जैसे वे वास्तव में पीड़ा का आनंद ले रहे हों। असली राक्षस। मैंने शिकारी का नाम पूछा और वो क्यों सिर झुकाए हुए था। कार्टर ने समझाया, आदमी मोजेन कबीले से निर्वासित सैंड पीपल से था। मैंने उसे सिर उठाने के लिए कहा और दृढ़ता से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। जब तक आप सीमांत शहर में हैं, आप मेरे लोगों का हिस्सा हैं। अपना नाम बताओ। आदमी ने सिर उठाया और उत्तर दिया, आयरन एक्स। मैंने सभी को धन्यवाद दिया, उनके योगदान की प्रशंसा की और घोषणा की कि प्रत्येक को 10 चांदी के सिक्कों से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बाद मैंने काटा को उस सीमा पर मेरे साथ आने के लिए कहा जहां राक्षसी महीने के दौरान आग जलाई जाती थी। मैंने उस स्थान का ध्यान से अध्ययन किया। मैंने देखा कि संकेत आग जलाने वाले पुरुष सीधे पर्वत से नीचे नदी की ओर भागते थे। मैंने काटा से पानी तक की औसत दूरी पूछी, लगभग 600 मीटर, उसने उत्तर दिया। फिर काटा, अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए ताकि वह हद से आगे न निकल जाए, ने पूछा कि क्या मैं वास्तव में राक्षसी अवधि के दौरान सीमांत शहर में रहने की योजना बना रहा हूँ। मैंने पुष्टि की। मैंने देखा कि काटा का चेहरा पीला पड़ गया। शहर में केवल कुछ ही गार्ड थे। महल में 2000 निवासियों के लिए कोई जगह नहीं थी। राक्षसी जानवरों के झुंड के खिलाफ बचाव करना पूरी तरह से असंभव था। लेकिन मैंने सीधे आगे देखा, स्थिर। मैं यहाँ मरने की योजना नहीं बना रहा हूँ और मैं निश्चित रूप से अपने लोगों को छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। और फिर उस अडिग आत्मविश्वास के साथ जो एक प्रतिभाशाली पुनर्जन्मित इंजीनियर के रूप में मेरे साथ हर जगह रहता है, मैंने यही समाप्त किया।
हम इतिहास की सबसे मजबूत अटूट दीवारें बनाएंगे और हम उन राक्षसों को हमेशा के लिए मिटा देंगे। कुछ दिन पहले बैरोव काम कर रहा था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो गया है, क्योंकि बैरोव जिस रोलैंड को जानता था वो उसके सामने खड़े रोलैंड से बिल्कुल अलग था। अब बैरोव को यह अच्छी तरह याद था, चौथे राजकुमार की सभी कुलीनों में सबसे बड़ी असफलता होने की प्रतिष्ठा थी। बेकार, शाही परिवार के लिए एक चलता फिरता शर्मिंदगी का कारण। ऐसा व्यक्ति जिसके अपने भाई भी पारिवारिक रात्रिभोज में उसे पहचानने का नाटक नहीं करते थे। मूल रूप से ऑकवर्ड, साधारण नर्ड जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। और बैरोव ने मेरे साथ काम करने के लिए सहमत होने का एकमात्र कारण काफी सीधा था। राजा ने वादा किया था कि एक बार शाही डिक्री अंतिम रूप ले लेगी, उसे वित्त मंत्री नियुक्त किया जाएगा। लेकिन फिर बैरोव ने खुद से पूछना शुरू किया, मेरे साथ आखिर हुआ क्या है? क्योंकि उस डायन को बचाने के बाद से उसने मुझे एक पूरी तरह अलग व्यक्ति बनते हुए देखा। लिटरली रातों रात अचानक मैं तीक्ष्ण रणनीतिक सोच, एक प्रतिभाशाली दिमाग के साथ आया, ऐसे शब्द और अवधारणाएं उपयोग कर रहा था जो बैरोव ने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। ऐसी चीजें जैसे सिल्क रोड या उसी तरह की अन्य बातें। बैरोव को आधा भी नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। इसके शीर्ष पर मैंने चर्च को एक प्रमुख बाधा के रूप में पहले ही निशाना बना लिया था। मैं पहले से ही शहर के दीर्घकालिक विकास के बारे में सोच रहा था। जैसे मेरे पास एक पूरी योजना तैयार थी। बैरोव को यह स्वीकार करना पड़ा। भविष्य के लिए मेरी दृष्टि लगभग डरावनी रूप से परिपूर्ण थी। लेकिन फिर असली समस्या आई, क्योंकि अगर हम राक्षसी अवधि से बच नहीं गए तो उस प्रतिभा का कोई मतलब नहीं था। और सर्दियां 3 महीने में आ रही थी। मैं अभी भी 600 मीटर की दीवार बनाना चाहता था। बैरोव को लगा कि यह पूरी तरह से असंभव है, पूरी तरह से असंभव। और फिर भी गहराई में कहीं उसकी पुरानी छाती में एक छोटी सी आवाज ने उसे बताया कि मैं अप्रत्याशित हूँ और कि शायद, बस शायद, मैं वास्तव में इसे पूरा कर सकता हूँ। इसी बीच कार्टर मेरे अनुरोध पर श्रमिकों का समन्वय कर रहा था। मिशन, चूना, पत्थर और मिट्टी से भरी एक गाड़ी लाना, फिर सब कुछ छोटे टुकड़ों में पीसना, सब कुछ सावधानी से मिलाना और एना को अपनी आग जादू से इसे पिघलाने देना। एक बार जब एना समाप्त कर देती तो मैंने उन्हें सब कुछ जिप्सम के साथ मिलाने और इसे पीसने के लिए कहा जब तक कि यह एक महीन पाउडर न बन जाए। कार्टर पूरी तरह से खोया हुआ कि क्या हो रहा है, आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। मेरे राजकुमार, इस सब का क्या मतलब है? मैंने उसे एक छोटी सी मुस्कान दी और कहा, यह एक नई प्रकार की कीमियागरी है। कुछ ही समय बाद रहस्यमयी पाउडर तैयार था। मैं एना की ओर मुड़ा और कहा, मिस एना, मुझे आपको अपनी जादू की थोड़ी झलक दिखाने दे। एना ने उस जिज्ञासु अभिव्यक्ति के साथ मुझे देखा और पूछा, आप भी जादू का उपयोग करना जानते हैं? मैं जानता हूँ, लेकिन यह एक अलग प्रकार का जादू है। मेरे जादू को विज्ञान कहा जाता है। फिर मैंने कार्टर को पाउडर को पानी के साथ मिलाने और ढेर किए गए पत्थरों पर समान रूप से डालने के लिए कहा। और मैंने उसे आश्वासन दिया, कल तक वे एक दीवार बन जाएंगे, ठोस और अटूट। कार्टर संदेहपूर्ण दिख रहा था। आप उस चेहरे को जानते हैं जैसे, जरूर मेरे राजकुमार, जो आप कहें। मैं एना की ओर मुड़ा और पूछा, और आप, एना, क्या आप मुझ पर विश्वास करती हैं? एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना उसने उत्तर दिया, अगर आप कहते हैं तो मैं विश्वास करती हूँ। अगले दिन मैंने कार्टर को उन पत्थरों पर अपनी पूरी ताकत से प्रहार करने के लिए कहा। कार्टर अभी भी पूरी चीज पर संदेह करते हुए ने एक फावड़ा उठाया और पूरी ताकत से पत्थरों पर वार किया और चिंगारियां उड़ी। पत्थर स्टील की तरह कठोर थे। कार्टर पूरी तरह से पागल हो गया। उसी क्षण उसने जोर से गणित करना शुरू किया। इस सामग्री के साथ वे 5 वर्षों में पूरी सीमा के साथ एक दीवार बना सकते थे। वे महल को मजबूत कर सकते थे। वे कर सकते थे, लेकिन मैं पहले से ही बड़ा सोच रहा था। शांति से, ऑलमोस्ट खुद से, मैंने फुसफुसाया कि वे 10,000 हवेलियां बना सकते हैं, गरीब विद्वानों को शरण दे सकते हैं, लोगों को वास्तव में खुश कर सकते हैं। फिर मैंने लोहे जैसे दृढ़ संकल्प वाली नजर के साथ मुड़कर कहा, हम सभी के लिए एक बेहतर घर बनाएंगे। ऐसे घर जो किसी भी मौसम का सामना कर सकें, जिसे तूफान या बर्फानी तूफान भी नहीं तोड़ सकते। फिर मैंने कार्टर को दीवार के निर्माण का प्रबंधन सौंपा और एना से उस सामग्री की एक ताजी खेप तैयार करने के लिए कहा। हर सिंगल दिन बाहर जाने से पहले कार्टर अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। आप इस चमत्कारी कीमियागरी पाउडर को क्या कहते हैं, मेरे राजकुमार? मैंने मुस्कुराते हुए सीमेंट का खुलासा किया। कुछ दिनों बाद निर्माण कार्य बेहद शुरू हुआ था। बैरोव ने समझाया कि कार्टर, जितना भी समर्पित था, के पास निर्माण का शून्य अनुभव था। और खरोंच से 600 मीटर की दीवार खड़ी करने के लिए हमें एक अनुभवी वास्तुकार, एक असली मास्टर बिल्डर की जरूरत थी जो हर कदम की देखरेख करे। मुझे एहसास हुआ कि सीमेंट, जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अकेले सब कुछ ठीक नहीं कर सकता था। मैंने बैरोव को तुरंत पत्थर तराशने वाले स्टोन मेसन्स खोजने के लिए कहा। बैरोव ने समझाया कि सीमांत शहर में उस स्तर की विशेषज्ञता वाला कोई नहीं था। फिर कहीं और देखो, मैंने बिना पलक झपकाए कहा। लोगो, किला, विलो सिटी, जहां भी आपको जाना पड़े।
इसी बीच शहर के दूसरी ओर एना के पुराने शिक्षक शहर के केंद्र से गुजर रहे थे और फांसी के तख्ते के सामने रुक गए। वे वहीं खड़े होकर घूर रहे थे, इस बात पर यकीन करते हुए कि वहीं एना को फांसी दी गई थी। अभी भी शोक में बस कुछ दिन पहले उनके एक अन्य छात्र ने आगे आकर खुलासा किया था कि वह भी एक डायन थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का वजन उसके कंधों पर दबा हुआ हो। तभी एक आदमी ने उसे पुकारा। चूंकि वो आसपास के उन कुछ लोगों में से एक था जो पढ़ सकते थे, उसे दीवार पर पोस्ट किए गए एक नोटिस को डिकोड करने के लिए कहा गया। शिक्षक ने पास खड़े सभी लोगों के लिए उसे जोर से पढ़ा। खाली पद है 20 से 40 वर्ष की आयु के पुरुष पत्थर तोड़ने के लिए, ईंट चुनने के अनुभव वाले किसी भी लिंग के पत्थर तराशने वाले, सामान्य श्रमिक और किसी भी आयु के मास्टर बिल्डर जिनके पास किला निर्माण या बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग परियोजनाओं का अनुभव हो। वेतन बहुत अच्छा था और मास्टर बिल्डर पद के साथ प्रति माह कम से कम एक स्वर्ण शाही सिक्का मिलता था। उसके चारों ओर की भीड़ पूरी तरह से पागल हो गई। ये जीवन बदलने वाला अवसर था और शिक्षक ने महसूस किया कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। वो इंटरव्यू के लिए दौड़ पड़ा। वो मेरे पास पहुंचा और अपना परिचय दिया। मेरा नाम कार्ल वैन बैट है। मैंने यहाँ शहर में एक शिक्षक के रूप में काम किया है, लेकिन मैंने महल के डिजाइन और निर्माण पर काम किया है, साथ ही एयरपोर्ट सहित कई सार्वजनिक सुविधाओं के नवीनीकरण पर भी। बैरोव का माथा तुरंत सिकुड़ गया। एयरपोर्ट का सारा निर्माण स्टोनमेसन गिल्ड की जिम्मेदारी था। क्या आप सदस्य थे? हाँ, कार्ल ने पुष्टि की। मैं सीधे मुद्दे पर आया। एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान एक ढह गया था और गिल्ड के हर सदस्य को निष्पादित किया गया था। कार्ल ने एक धीमी गहरी सांस ली और कहा, जो कहानी फैली वो एक झूठ है। उसने हमारे लिए सब कुछ रखा। उस समय के प्रशासक ने रिश्वत से प्रेरित होकर पूरी टीम को सैबोटाज किया था। उसने एक अलग प्रकार के पत्थर का उपयोग करने का आदेश दिया था, भले ही उसे चेतावनी दी गई थी कि इससे पूरी परियोजना की संरचनात्मक अखंडता समझौता होगी। प्रशासक ने हर चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। दुर्घटना हुई और अंत में प्रशासक ने अच्छे इरादों का दावा किया, स्वतंत्र चला गया और पत्थर तराशने वालों को सभी को निष्पादित कर दिया गया। कार्ल ने अफवाहों को किसी और से पहले सुना था। वो रात के अंधेरे में फिसल गया था, तब से अपनी पहचान छिपा रहा था। मैंने उसे सीधे आंखों में देखा। आप यह अब क्यों रिवीलिंग कर रहे हैं? आप जानते हैं कि आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कार्ल ने मेरी नजर में देखा और कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मैं भागता नहीं तो मैं मर चुका होता। मैं अभी सब कुछ रिवीलिंग नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि मुझे एक मौका दें। मैं अपने पूरे जीवन से एक पत्थर तराशने वाला रहा हूँ। मुझे चीजों को ठीक करना है। मैंने बैरोव की राय मांगी। बैरोव मेरे साथ सीधा था। कानून द्वारा वो एक दोषी फरार व्यक्ति है। उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन आपकी वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए उसे हायरिंग करना सबसे अच्छा कदम है। मैं खड़ा हो गया। अपने पास मौजूद हर आउंस अधिकार के साथ मैंने कार्ल के अपराधों को माफ कर दिया और उसे मास्टर बिल्डर और प्रशासनिक कार्यालय के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। कार्ल का मुंह खुला का खुला रह गया। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। उन्हें पूरी तरह से यकीन था कि वो वहीं मरने वाला है। मैंने फिर नक्शा खोला और उसे दिखाया कि मैं दीवार कहाँ चाहता हूँ। कार्ल ने सब कुछ सावधानी से अध्ययन किया और कहा, 150 आदमियों के साथ पूरी परियोजना के लिए शायद 3 साल। मैंने अपनी बाहें जियाओ चा की। हमें इसे राक्षसी अवधि से पहले पूरा करना है। कार्ल ने तेजी से सोचा, तुरंत योजना को संशोधित किया, दीवार की ऊंचाई और चौड़ाई कम करने का सुझाव दिया। 200 आदमियों के साथ नींव 1 महीने में तैयार हो सकती है, लेकिन समस्या पत्थर की है। तोड़ना मुश्किल, परिवहन करना मुश्किल। अगर मैं समय पर आपको पर्याप्त पत्थर दिला सकता हूँ, मैंने बीच में टोका। क्या आप इसे 3 महीने में पूरा कर सकते हैं? हाँ, कार्ल ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया। फिर मुझे आपको अपनी जादू की थोड़ी झलक दिखाने दें। जब कार्ल ने पहली बार सीमेंट देखा, यार, आदमी वहीं नेली पागल हो गया। उसकी आंखें फैल गईं, उसकी आवाज कांप रही थी। वह अपने शब्दों में लड़खड़ाया, ये कहते हुए कि ऐसी चीज के साथ उन्हें पत्थरों को प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी निर्माण परियोजना की गति एक पूरी तरह अलग स्तर पर जंप कर जाएगी। वे निश्चित रूप से डेडलाइन को आसानी से पूरा कर सकते थे। कार्ल इसे अपने हाथों में लेने के लिए बेताब था, लेकिन मेरे जाने से पहले कार्ल ने उस रहस्य को शेयर करने का फैसला किया जिसे वह अभी भी छिपाए हुए था। तभी एना सीढ़ियों से नीचे उतरी। कार्ल रुक गया, घूरता रहा, पूरी तरह से जम गया। वो मर चुकी थी, उसने फुसफुसाया। एना ने मुझे समझाया कि कार्ल वही शिक्षक था जिसके बारे में उसने मुझे इतना बताया था। कार्ल उस तरह से भावुक हो गया जिसकी उसने कोशिश भी नहीं की। उसने कहा कि वह दिनों से उसके बारे में बुरे सपने देख रहा था, कि वह तबाह हो गया था और उसे जीवित देखना उससे कहीं ज्यादा राहत थी जिसे वह शब्दों में कर सके। वो मेरे सामने एक घुटने पर बैठ गया और एना को बख्शने के लिए मुझे धन्यवाद दिया। मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं डायनों को शैतान के अवतार के रूप में नहीं देखता। मैं चर्च के आदेश की तरह उनका शिकार नहीं करूंगा। मैं एना को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी कार्ल ने उसका खुलासा किया। शहर में एक और डायन थी।
मैंने अपनी भौहें उठाई। मेरे मुंह के कोने में एक छोटी सी मुस्कान आ गई। नाना नाम की एक छोटी लड़की। काल ने कहा कि उसे बस कुछ दिन पहले ही पता चला कि वो एक डायन है। फिर काल पूरी स्थिति को पूरी तरह से गलत समझते हुए मुझे धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि एना के मेरे हारीम में शामिल होना कितनी बड़ी किस्मत की बात है और कि हालांकि नाना अभी यंग है, समडे वो एक सुंदर महिला बन जाएगी और कुड। बैरोव हंसी से पूरी तरह लूज हो गया। मैंने धीरे से सांस ली और एक मॉन्क के धैर्य के साथ समझाया, काल आप इसे पूरी तरह गलत समझ रहे हैं। मैंने एना को बचाया क्योंकि मुझे उसकी मदद की जरूरत है। उसी की वजह से मैं सीमेंट बना पाया। बस, फुल स्टॉप। काल इतिहास में दर्द सबसे गहरे लाल रंग में बदल गया। फिर मैंने उसे एक अलग कॉन्वर्सेशन के लिए अलग ले लिया। जैसे जैसे हम चल रहे थे, बैरोव ने शांति से मुझे चेतावनी दी। नाना एक कुलीन बैरन टिगुई पाइन की बेटी थी। अगर कुलीनों को पता चला कि वह एक डायन है तो चीजें तेजी से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मैंने काल से नाना के शिक्षक के रूप में नियमित लेसन टाइम के दौरान उसे मेरे पास लाने के लिए कहा और मैंने बैरोव से उसे यथासंभव डिस्क्रीटली किचन में लाने के लिए कहा। बाद में नाना पहुंची। उसके गालों पर जलती हुई लाली से ये क्वाइट ऑब्वियस था कि काल ने रास्ते में कुछ वेरी क्वेश्चनेबल चीजें कही थी। मैंने अपना परिचय दिया और उसे टेबल पर बैठने के लिए कहा। छोटी लड़की, शर्मीली, उन टाइनी सस्पिशियस आंखों के साथ हिचकिचाई, इसलिए मैंने इस दुनिया की किसी भी वुमन के अगेंस्ट अल्टीमेट वेपन निकाला, फूड। नाना नियरली गिव इन कर गई। ऑलमोस्ट। उसने लास्ट सेकंड पर खुद को रोका। तभी एना सीढ़ियों से नीचे उतरी। नाना ने उसे देखा, पहचाना और आंसुओं में फूट पड़ी, चिल्लाते हुए, बड़ी बहन एना। थोड़ी देर बाद एना बिल्कुल उसके बगल में होने के साथ नाना बिना किसी गिल्ट के केक को डिस्ट्रॉय कर रही थी। और मैंने वल्नरेबिलिटी के उस मोमेंट का पूरा फायदा उठाया और बॉम्बशेल ड्रॉप किया। मुझे पता है कि आप एक डायन है। बताएं, आपको ये कैसे पता चला? नाना ने समझाया। लगभग एक सप्ताह पहले उसे एक टूटी हुई टांग वाली छोटी चिड़िया मिली थी। वो डेस्परेटली उसकी मदद करना चाहती थी। उसे अपने हाथों में कुछ फ्लो होता हुआ महसूस हुआ, जैसे पानी का एक स्टिकी बॉल जो चिड़िया के चारों ओर लिपट गया और फिर वो हील हो गई। मैंने सब कुछ क्विकली प्रोसेस किया। नाना की पावर हीलिंग थी। मैंने कार्टर को एक हंटर के पास स्प्रिंटिंग भेजा ताकि स्मॉल एनिमल्स, इंजर्ड वंस और डेड वंस खरीदे जा सके ताकि उस एबिलिटी की लिमिट्स का टेस्ट किया जा सके। नाना, थोड़ी नर्वस, ने अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेट की और मैंने टेस्ट्स को 1 by 1 वर्क थ्रू किया। वो वुंड्स हील कर सकती थी। वो सेवर्ड लिम्स रीअटैच कर सकती थी। लेकिन अगर लिम लॉस्ट हो चुका था तो वो उसे रीजेनरेट नहीं कर सकती थी। और डेथ को वो रिवर्स नहीं कर सकती थी। कार्टर ने एक पल के लिए साइलेंस में सब कुछ देखा। उसने कहा कि लाइफ सेव करना एक नाइट का ड्यूटी है, लेकिन इसे अपने सामने हैपन होते हुए देखना समथिंग एल्स एंटायरली था। और उसने एडमिट किया कि वो विचेस के साथ मेरे अप्रोच को समझना स्टार्ट कर रहा है। मैंने कार्टर से नाना को हमेशा बिना एनी अटेंशन ड्रॉ किए लाने का वे फाइंड करने के लिए कहा ताकि वो ट्रेन कर सके और अपनी पावर्स डेवलप कर सके। कार्टर ने मुझसे पूछा कि हम उसे मैंशन में क्यों नहीं रखते, क्योंकि नाना को अभी तक एक डायन के रूप में एक्सपोज नहीं किया गया है, मैंने समझाया। और चूंकि वो नोबिलिटी है, अगर हम उसे अभी ओपनली यहाँ लाते हैं तो हम लोकल नोबल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्पार्क कर सकते हैं। हम अभी इसके लिए रेडी नहीं है। फिर मैंने कमरे के चारों ओर देखा और सेड, डेड सीरियस। राक्षसी जानवरों के बियॉन्ड हमारे अदर एनिमीज भी हैं और वे हमारे वेरी क्लोज रहते हैं। दूर एक नाइट गार्सिया, मेरी बहन, को लेटेस्ट न्यूज डिलीवर कर रहा था। उसने रिपोर्ट किया कि वैलेंग्रा फ्लीट एक सक्सेसफुल रेड से रिटर्न हुई थी। उन्होंने मर्चेंट शिप्स के कॉन्वॉय को इंटरसेप्ट किया था और प्लंडर मैसिव था, एक एंटायर प्लेटून को आर्म करने के लिए। गार्सिया को जो सुनाई दिया वो पसंद आया और उसने रेड लीड करने वाले कैप्टन का नेम पूछा। नाइट ने उसे बताया कि आदमी का नेम ड्रेक था। राइट देन एंड देयर गार्सिया ने अपने अथॉरिटी का यूज करते हुए ड्रेक को ऑन द स्पॉट नाइट किया और उसे एंटायर वैलेनिग्रा फ्लीट की कमांड अलॉन्ग विद रेड के एवरी लास्ट पीस ऑफ लूट सौंप दी। नाइट ने गार्सिया की कमांड एक्नॉलेज की और कहा कि ड्रेक और उसके मेन हर हाइनेस की जेनरोसिटी के लिए डीपली ग्रेटफुल होंगे। फिर केम द बॉम्बशेल। रोलैंड पर असैसिनेशन अटेम्प्ट स्पेक्टेक्युलरली फेल हो गया था। पिल्स को वाइन में मिक्स किया गया था और रोलैंड ने उन्हें ड्रिंक किया था, लेकिन वो बस फ्यू सेकंड्स के लिए डोज ऑफ हुआ और आफ्टर कंप्लीटली फाइन वेकअप हुआ। लेकिन गार्सिया प्रैग्मेटिक होने के अलावा कुछ नहीं है और उसने क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि फेलियर इज अ फेलियर। वो कोई एक्सक्यूजेस सुनना नहीं चाहती थी। उसने चेतावनी दी कि वो असैसिन को 1 मोर शॉट देगी और ऑर्डर कि असैसिन की सिस्टर की कुछ बिलोंगिंग्स उसे डिलीवर की जाएं। आफ्टर उसने नाइट को छुट्टी दे दी, लेकिन जाने से पहले आदेश दिया कि मास्टर एल्केमिस्ट एनबिस को फांसी दी जाए क्योंकि उसने जहरीली गोलियां बनाई थीं। गार्सिया नहीं जानता था कि गोलियां असल में काम कर चुकी थीं और असली रोलैंड मर चुका था। मैंने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। अगले दिन लोंग फोर्ट्रेस का एम्बेसडर बॉर्डर सिटी में मिनरल्स लेने आया और उसने डॉक्स पर विलो सिटी के जहाज से खाना उतारते हुए देखा। इधर बैरोव ने मुझे हर चीज की अपडेट दी।
उसने बताया कि सिटी वॉल का काम बिना किसी रुकावट के चल रहा है और मास्टर मेसन वैन बैट ने गारंटी दी है कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा। बैरोव ने यह भी बताया कि विलो सिटी से खरीदा गया खाना डॉक्स पर पहुंच गया है और मात्रा इतनी ज्यादा थी कि सर्दियों में शहर के हर व्यक्ति को खिलाया जा सकता था। लेकिन बैरोव बहुत टेंशन में था। उसका मानना था कि लंबे समय में शहर दिवालिया हो जाएगा क्योंकि सभी बड़े खर्चे मेरी जेब से हो रहे थे और हम ज्यादा से ज्यादा एक और वसंत तक ही टिक पाएंगे। लेकिन मैंने चिंता नहीं की। मैंने उसे बताया कि मुझे पैसा खर्च करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम दीवार पूरी कर लेते हैं और बॉर्डर सिटी में अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो भविष्य में मिनरल प्रोडक्शन तय है। लेकिन बैरोव ने आपत्ति जताई। उसकी असली चिंता यह थी कि ड्यूक रायन इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे अगर हम लोंग फोर्ट्रेस को मिनरल सप्लाई बंद कर देते हैं। ठीक उसी वक्त एक संदेशवाहक ने घोषणा की कि लोंग फोर्ट्रेस का एम्बेसडर आ गया है। मैंने बैरोव को कहा कि वह रसोई से नए आए खाने का इस्तेमाल करके एक भव्य दावत तैयार करे। यह एक सटल फ्लेक्स था, यह दिखाने के लिए कि खाना अब बॉर्डर सिटी और लोंग फोर्ट्रेस के बीच केवल एक बार्गेनिंग चिप नहीं रहा है। डाइनिंग रूम में मैं देख सकता था कि एम्बेसडर को कोई अंदाजा नहीं था कि मैंने इतना अच्छा खाना कहाँ से प्राप्त किया है, क्योंकि हमेशा फोर्ट्रेस ही बॉर्डर सिटी को खाना सप्लाई करता था। वह इस बात से भी हैरान था जिस तरह से मैं खा रहा था। उसने पूछा कि वे कौन सी चीजें हैं जिनका उपयोग मैं यूटेंसिल्स के रूप कर रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि इन्हें चॉपस्टिक्स कहते हैं और मैं पूरे शहर में इनका चलन शुरू करने वाला हूँ क्योंकि ये सिल्वर फ्लैटवेयर की तुलना में सस्ते हैं, लकड़ी के बने होने के कारण और काफी हाइजीनिक भी हैं। मैंने मौका लिया और एम्बेसडर पर थोड़ा तंज भी कसा। टेबल पर ढेर सारा खाना होते हुए भी मैंने कहा कि बॉर्डर सिटी में अच्छा खाना नहीं मिलता, इसलिए वह जो भी सामने है उसी से संतोष कर ले। एम्बेसडर कंफ्यूज्ड था, लेकिन फिर भी उसने धन्यवाद दिया। फिर मैंने असली खबर दी। यह सब उसका स्वागत करने का तरीका था क्योंकि वे सभी सामग्री उसी दिन विलो सिटी से आई थीं। जब उसे एहसास हुआ कि इतिहास में पहली बार बॉर्डर सिटी विलो सिटी के साथ व्यापार कर रही है तो एम्बेसडर स्तब्ध रह गया। रात के खाने के बाद हम असली मुद्दे पर आए। उसने बताया कि वह यह बताने आया है कि मिनरल्स देने की डेडलाइन बीत चुकी है और लोंग फोर्ट्रेस ने हमारे लिए खाना तैयार कर लिया है। मैंने माइन में लैंडस्लाइड के बारे में समझाया और कहा कि इसके कारण उत्पादन कुछ समय के लिए पूरी तरह बंद हो गया था और हाल ही में पटरी पर लौटा है। अभी मेरे पास केवल 2 महीने के स्टॉक के बराबर मिनरल्स हैं। एम्बेसडर ने पूछा कि मैं उन 2 महीने के मिनरल्स अभी क्यों नहीं दे देता, तो मैंने सीधी बात रखी। 2 महीने के मिनरल्स मेरे लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त खाने की गारंटी नहीं देते। मैंने समझाया कि 2 साल पहले खाने की कमी के कारण बॉर्डर सिटी में कई लोग भूख से मर गए थे और मैंने स्पष्ट किया कि मैं ऐसा फिर कभी नहीं होने दूंगा। फिर सख्त लहजे में मैंने घोषणा की, फोर्ट्रेस के साथ लेन देन का यह तरीका समाप्त होना चाहिए। मैंने उसे बताया कि मैंने पहले ही सारे मिनरल्स विलो सिटी को बेच दिए हैं और अपने लोगों के लिए सर्दियों में जीवित रहने के लिए जरूरत भर खाना खरीद लिया है। विलो सिटी के साथ व्यापार करना फोर्ट्रेस के मुकाबले कहीं बेहतर सौदा है। एम्बेसडर ने उन जहाज़ों के बारे में जोड़ तोड़ किया जो उसने पहले देखे थे। एम्बेसडर ने सोचा और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि दिखाते हुए तुरंत समझ गया कि चूंकि विलो सिटी ने पहले कभी मिनरल्स में व्यापार नहीं किया था, उन्होंने शायद बाजार भाव से आधा ही दाम दिया होगा, जिसका मतलब है कि मैं घाटे में हूँ। उसने यह भी किया कि लोंग फोर्ट्रेस विलो सिटी से कहीं ज्यादा ताकतवर है और पीढ़ियों से काम कर रहा है, इसलिए इतने बड़े वॉल्यूम को प्रोसेस करने वाली केवल फोर्ट्रेस ही है। लंबे समय में फोर्ट्रेस सबसे अच्छा ट्रेड पार्टनर होगा। फिर एम्बेसडर ने एक प्रपोजल रखा। मिनरल्स को फोर्ट्रेस को बाजार भाव से 30% कम दाम पर बेच दें, क्योंकि यह सबके लिए विन विन होगा। मैंने उसके ट्रेडिंग इंस्टिंक्ट्स की तारीफ की और सहमत हुआ कि उसका सुझाव सबके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन मैंने पूछा कि क्या वह गारंटी दे सकता है कि फोर्ट्रेस के सभी 6 परिवार इन शर्तों से सहमत होंगे। एम्बेसडर ने कहा कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा और नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर फोर्ट्रेस वापस जाएगा। मैं सहमत हुआ और उसे शुभकामनाएं दी। जाते समय एम्बेसडर ने चिंता जताई कि डीमन सीजन केवल 2 महीने दूर है और फोर्ट्रेस की यात्रा लंबी और खतरनाक है। लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपने लोगों को फोर्ट्रेस नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं बॉर्डर सिटी की रक्षा के लिए एक दीवार बना रहा हूं और अपने लोगों को डीमोनिक बीस्ट्स के खिलाफ लड़ने का नेतृत्व करूंगा। इसे किंगडम ऑफ फोर्टिसेंजा की नई फ्रंटियर बनाऊंगा।
एम्बेसडर घोड़े पर सवार होकर फोर्ट्रेस की ओर चला गया। मैंने अपनी वाइन सिप की और साय किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता था कि नोबल माइंड्स कैसे काम करते हैं। एम्बेसडर की अच्छी नीयत के बावजूद फोर्ट्रेस के 6 परिवार कभी भी नई शर्तों से सहमत नहीं होंगे। एम्बेसडर ने अंत में ड्यूक रायन से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उसे बॉर्डर सिटी में क्या मिला। सभी नोबल्स हंस पड़े। उन्होंने कहा कि यह छोटी सी दीवार बनाने का खेल सबको मार डालेगा। ड्यूक रायन ने बोरिस से पूछा, लेकिन बोरिस एक बेकार नोबल निकला। ड्यूक निराश हो गया। चूंकि वह जानता था कि एम्बेसडर पे शार्प है, ड्यूक ने उसकी राय पूछी। पेट्रोव ने कहा कि उसका मानना है कि प्रिंस रोलैंड का लक्ष्य उन्हें फूड के बजाय करेंसी में लेनदेन के लिए मजबूर करना है। उसने कहा कि अगर वे मिनरल्स 30% कम दाम पर खरीद सकते हैं तो यह एक सॉलिड डील है। लंबे समय में वे डिमोनिक बीस्ट से लड़ने की भारी लागत बचा सकते हैं। पेट्रोव ने सुझाव दिया कि वे रोलैंड की मदद के लिए आदमी भेजें और मिनरल्स खरीदें। नोबल्स फिर हंसने लगे। ड्यूक रायन ने कहा कि यह एक मर्चेंट का नजरिया है। ड्यूक ने घोषणा की कि वह प्रॉफिट और लॉस के आधार पर नहीं सोचता। उसकी परवाह सिर्फ इस बात से है कि यह उसका टेरिटोरी है और कोई भी, यहाँ तक कि एक प्रिंस भी, दखल नहीं दे सकता। अगले दिन सभी शहर के केंद्र में जमा हुए। मैंने अपना स्पीच शुरू किया। मैंने घोषणा की कि माइन कोलैप्स के कारण लूंग फोर्ट्रेस ने सर्दियों में जीवित रहने के लिए खाना भेजने से इनकार कर दिया है। हमें छोड़ दिया गया है, जैसे वे पहले करते थे। मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजर्स ने चेतावनी दी है कि डीमन मंथ्स यूजुअल से लंबे चलेंगे, 4 महीने से ज्यादा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो 2 साल पहले वाली त्रासदी दोहराई जाएगी। मैंने एवरीवन को उन परिवार के सदस्यों की याद दिलाई जिन्हें उन्होंने खो दिया था। भीड़ शांत और गुस्से में थी। फिर मैंने रिवील किया कि मैंने सर्दियों के लिए पर्याप्त खाना खरीद लिया है। ब्रेड, शराब, सूखा मांस, पनीर और बहुत कुछ। मैंने अपने नाम पर कसम खाई कि मैं 2 साल पहले वाली त्रासदी को फिर से नहीं होने दूंगा। सब खुशी से चिल्लाने लगे और मेरा नाम लेने लगे। लेकिन मैंने चेतावनी दी कि इससे हमने लोंग फोर्ट्रेस को नाराज किया है। लेकिन मैंने उन्हें आश्वस्त किया, जैसा कि सबने देखा है, मैं शहर के पश्चिम में एक मजबूत दीवार बना रहा हूं। डीमोनिक बीस्ट साधारण जंगली जानवरों से ज्यादा ताकतवर नहीं हैं। वे दीवारों पर चढ़ नहीं सकते। फिर मैंने पूछा, मेरे नाम पर फोर्टिसेजा के प्रिंस के रूप में मैं चाहता हूं कि हर सक्षम व्यक्ति हथियार उठाए और मिलिशिया में शामिल हो। मैंने घोषणा की कि हर मिलिशिया मेंबर को हर महीने 25 रियल सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे और अगर कोई बैटल में मारा जाता है तो उसके परिवार को 5 गोल्ड कॉइन्स कॉम्पेंसेशन मिलेंगे। फिर मैंने वह सवाल पूछा जो रियल वंस को कॉवर्ड्स से अलग करता है। क्या आप लोंग फोर्ट्रेस की गंदी झोपड़ियों में छिपकर भूख से मरना पसंद करेंगे, या क्या आप मेरे साथ सवार होकर अपने दोस्तों और परिवार की रक्षा करते हुए आखिरी सांस तक बॉर्डर सिटी का बचाव करेंगे? सब जोश में चिल्लाए, लड़ने के लिए तैयार। बाद में कार्टर, एना और नाना से बात करने के बाद मैंने कार्टर से पूछा कि क्या शिपमेंट आ गया है जिसका मैंने ऑर्डर दिया था। उसने कंफर्म किया, लेकिन पूछा कि मुझे इतना पाउडर्ड स्नो और आइस क्यों चाहिए। मैंने बस कहा कि यह मेरा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा। उस रात अपने कमरे में मैंने बैठकर देखा कि मेरे लिए वाइन का एक कप रखा है। जैसे ही मैं पीने वाला था, खिड़की पर कंकरी लगने की आवाज आई। जब मैंने चेक किया, एक महिला ने मुझे चौंका दिया और मेरे गले पर चाकू रख दिया। मौत के सामने मैं जम गया। डर ने मुझे घेर लिया, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा। उसने आश्वस्त किया कि हम दुश्मन नहीं हैं। तब मैंने उसके कपड़ों पर सेक्रेड माउंटेन और मैजिक आई का सिंबल देखा। उसने मेरी तारीफ की कि मैं वेल रेड हूं। फिर उसने अपना हुड हटाया और अपना परिचय नाइटिंगेल के रूप में दिया। उसकी खूबसूरती देखकर मैं दंग रह गया। मैं समझ गया कि मैं एक विच के सामने खड़ा हूं। घबराहट छिपाते हुए मैंने पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। नाइटिंगेल ने एना और नाना की देखभाल करने के लिए मुझे धन्यवाद दिया। उसने एक्सप्लेन्ड कि वह एना को बचाने आई थी, लेकिन हैरानी हुई कि मैंने उसे एक्सिक्यूट नहीं किया। उसने पूरे हफ्ते नाना को ऑब्जर्व किया और पाया कि वह भी एक विच है। नाइटिंगेल ने कहा कि हालांकि वह नहीं समझती कि मैं विचेस को मॉन्स्टर क्यों नहीं मानता, लेकिन वह विचेस कोऑपरेशन एसोसिएशन की ओर से मुझे धन्यवाद देना चाहती थी। फिर वह मेरे बिस्तर पर बैठ गई। उसने नोटिस किया कि मैं अभी भी डरा हुआ हूं। मैंने गहरी सांस ली और पूछा कि वह क्या चाहती है।
नाइटिंगेल ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और कहा कि उसकी इनविजिबिलिटी मैजिक से वह पिछले 1 हफ्ते से मेरे पीछे थी। उसने सब कुछ देखा। मैंने पूछा कि वह अब क्यों सामने आई। उसने एक्सप्लेन्ड कि कुछ देर पहले मेरी हेड चेम्बर मेड टायर ने मेरे वाइन में पॉइजन मिलाया था। मुझे झटका लगा। मेरी ओन मेड ने मुझे मारने की कोशिश की थी। नाइटिंगेल मुस्कुराई और बोली, लगता है यहाँ सुरक्षित नहीं है, बड़ी। मैंने उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा कि उसने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि मैंने एना को बचाया था। अब हम बराबर हैं। फिर उसने बॉम्ब ड्रॉप किया। उसे एना और नाना को यहाँ से ले जाना है। मैंने पूछा कहा। उसने कहा विचेस एसोसिएशन में, जहाँ वे पीस में रह सकती हैं। मैंने कहा कि यहाँ भी वे सेफ हैं। लेकिन नाइटिंगेल ने कहा कि एक चीज मैं नहीं कर सकता, उन्हें सेक्रेड माउंटेन की ओर गाइड करना। मैंने उत्तरी पहाड़ों में विचेस के निशानों के बारे में पूछा, लेकिन उसने नो कमेंट कहा। मैंने कहा कि मैं उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता क्योंकि डीमन मंथ्स 2 महीने दूर हैं। पहाड़ बर्फ और बीस्ट से भरे होंगे। मैंने सुझाव दिया कि वे सर्दियां शहर में बिताएं। नाइटिंगेल समझ गई कि मैं एंटायर एसोसिएशन को शहर बुला रहा हूं। आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन उसने पुश बैक किया। चर्च को पता चला तो मुसीबत होगी। उसने पूछा कि मैं इतना रिस्क क्यों ले रहा हूं। मैंने बिना सोचे कहा, क्योंकि वे मेरे लिए मैटर करती हैं। नाइटिंगेल ने समझा, लेकिन पूछा कि क्या मैं एना की लाइफ जोखिम में डालना चाहता हूं। उसने एक्सप्लेन्ड कि जब कोई विच 18 साल की होती है तो उसे डिमोनिक पोजेशन का सामना करना पड़ता है। यह बहुत पेनफुल होता है। अगर वह सहन नहीं कर पाती तो वह भयानक मौत मरती है। एना उस उम्र को पहुंच रही है, इसलिए एसोसिएशन में उसके बचने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं, जो दोनों के लिए बहुत चिंतित था, सहमत हो गया। वह धन्यवाद देकर गायब हो गई। मैं एना के कमरे में गया और नाइटिंगेल से मिलवाया, लेकिन एना ने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह पेन सहन कर लेगी, लेकिन वह मेरे साथ रहना चाहती है। उन शब्दों ने मुझे झकझोर दिया। नाइटिंगेल ने एना के रिजॉल्व को स्वीकार किया और शहर में रुकने का फैसला किया। उसने कहा कि वह पोजेशन के दौरान एना की मदद करेगी। फिर उसने मुझे देखा और खतरनाक अंदाज में कहा, लगता है अब मैं तुम्हारी देखभाल में हूँ। अगली सुबह कार्टर बिजार न्यूज लेकर आया। टायर, मेरी हेड चेम्बर मेड, रात में मर गई थी। कार्टर ने एक्सप्लेन्ड कि वह बालकॉनी पर मिली, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं थे। शायद एक्सीडेंट था। मैंने कार्टर को डिसमिस कर दिया। मुझे ऑलरेडी पता था कि यह नाइटिंगेल का काम था। टायर ने पॉइजन अपने हॉलो टूथ में छिपाया था। जैसे ही नाइटिंगेल सामने आई, टायर ने सुसाइड कर लिया। नाइटिंगेल ने इसे एक्सीडेंट जैसा बना दिया। मैंने नोट पढ़ा। टायर को किसी ने किल करने के लिए भेजा था क्योंकि उसकी बहन को हॉस्टेज बनाया गया था, और यह मेरे ओन ब्रदर्स में से एक का काम था। नाइटिंगेल ने मुझे मीटिंग के लिए जाने को कहा। मीटिंग में बैरोव ने एक्सप्लेन्ड कि मिनरल्स 50% कम दाम पर बेचकर उन्हें 200 गोल्ड कॉइन्स मिले। खर्चों के बाद 90 कॉइन्स बचे, जो सर्दियों के लिए काफी हैं। फिर कार्टर ने बताया कि मिलिशिया रिक्रूटमेंट अच्छा चल रहा है, लेकिन ट्रेनिंग एक सीरियस प्रॉब्लम है। किसान और लैबोरर्स डिमोनिक बीस्ट से कैसे लड़ेंगे? उनके पास सोर्ड्स और शील्ड्स भी कम हैं। मैंने सजेशंस मांगे। कार्टर ने बैरन बोरिस से मदद मांगने का सुझाव दिया। मैं सहमत हुआ, हालांकि मैं जानता था कि बोरिस कुछ नहीं करेगा। बैरोव चिंतित था कि लोग बिना हथियारों के लड़ेंगे। मैंने उसे चिल करने को कहा। मैंने एक नए काइंड ऑफ वेपन का ब्लूप्रिंट निकाला। बाद में एना की फायर मैजिक का उसे करते हुए मैंने उसे सिखाया कि कैसे फ्लेम को फिंगर टिप पर फोकस करके ब्लोटोर्च बनाया जाए। एना एग्जॉस्ट होकर मेरी बाहों में गिर गई। उस रात नाइटिंगेल ने मेरे प्रोजेक्ट के ड्राफ्ट्स देखे और कहा कि यह एसोसिएशन के लिए यूजफुल होगा। उसने ईमानदारी से कहा कि वह एना से जेलस है क्योंकि मैं उस पर ट्रस्ट करता हूं। अगले दिन कार्टर और मैं बैरन बोरिस के एस्टेट गए। बोरिस ने फेक फ्लैक्टरी की। मैंने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा कि मिलिशिया को इंस्ट्रक्टर्स और वेपन्स चाहिए। बोरिस ने एक्सक्यूज बनाया कि उसके मेन थके हुए हैं। उसने एक बॉक्स दिया जिसमें केवल एक गोल्ड कॉइन था। कार्टर गुस्से से पागल हो गया। मैंने शांति से धन्यवाद दिया और चले गए। वापसी पर कार्टर ने अपोलोजाइज किया। मैंने उसे समझाया कि हम नोबल्स पर रिलाई नहीं कर सकते। मेरे अपने प्लान्स हैं।
और जल्द ही मैं सबको दिखाऊंगा कि एक रियल मिलिशिया क्या कर सकती है।